नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरियल करंट अफेयर्स 2023 के जनवरी से जून 2023 तक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए सेट नंबर 1 को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला हेडलाइंस है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 21 से 22 प्रस्तुत करते हुए किया था और भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी और इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया है। और इसकी मुख्य विशेषता की दोस्तों बात करें तो प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी और जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों की सृजन होने की उम्मीद है और अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस और गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। तो देखते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तो भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार के संचयी मूल्य वर्ष 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। और इसके अलावा हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 3.6 गीगाटन की कमी देखने जाएगी। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। तो दोस्तों वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है और प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों जिसमें 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के पूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है और इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एवं कार्यबल 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। और यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है और पूर्ण राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाया गया है और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। अगला देखते हैं COP27 सम्मेलन। इसका दोस्तों आयोजन स्थल की बात करें तो ये शर्म अल शेख जो मिस्र में वहाँ किया जा रहा है और इसका महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें तो ये अनुकूलन कोष में कुल 230 मिलियन डॉलर से अधिक योगदान का नया संकल्प किया है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील एवं अल्प विकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने की सहमति व्यक्त की गई है। और COP27 में मैंग्रोव एयरलाइंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया है और मैंग्रोव एयरलाइंस एवं फॉर क्लाइमेट एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता भी है। अब COP27 सम्मेलन में भारत की तो दोस्तों बात करें तो भारत जो है 4 नवंबर 2022 को COP27 में अपनी दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है जिसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला कि भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्य को शामिल किया है और वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमताओं में 3 गुना वृद्धि करेगा और जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि और पेट्रोल में 29% एथेनॉल का ये सम्मिश्रण करेगा। अब देखते हैं COP26 सम्मेलन में भारत का दोस्तों कि जो ये जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो या स्कॉटलैंड में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्होंने पंचमृत का मंत्र दिया जो निम्न है। पहला है कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा है भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत अक्षय गैस जीवाश्म ऊर्जा से पूरा करेगा। तीसरा दोस्तों बात करें तो भारत अब से लेकर 2030 तक की कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। और चौथा है 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा और 2005 के स्तर से। और पाँचवा दोस्तों ये दिया था कि वर्ष 2070 तक भारत के नेट जीरो का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। तो दोस्तों इसके ये प्रमुख पॉइंट थे। अगला देखते हैं। अगला केंद्र सरकार द्वारा 2022 से 23 में लाए गए नए अधिनियम दोस्तों क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। पहला है वन संरक्षण अधिनियम 2022। इसके अंतर्गत दोस्तों
पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 को वन अधिनियम 1980 के तहत इसको अधिसूचित किया है। दूसरा है वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 के तहत यह अधिनियम 1 अप्रैल से 2023 तक लागू होगा। इसके तहत 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। तीसरा है बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 के तहत भारत ने 24 अगस्त 2022 को इस नियम को प्रकाशित किया ताकि बेकार बैटरियों को पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके और नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 की जगह लेगा। अगला है ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के, और दोस्तों इसमें कहा गया है कि 2 नवंबर 2022 को इस नियम को अधिसूचित किया गया है। यह नियम ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 की जगह लेगा एवं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगा। अगला है प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन एवं नियम 2021 के तहत ये 12 अगस्त 2021 को इस नियम को अधिसूचित किया गया था और इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसकी प्रमुख पॉइंट था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया ये 7 जून। अब कुछ प्रश्न है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट इन्वायरमेंट से कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला 7 जून 2023 को हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी किलाओं में विस्फोट की घटना हुई है और पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया और यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की विशेषकर युवाओं को सक्रिय प्रदर्शन करेगा। अगला पॉइंट है यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है और इसका उद्देश्य 2030 तक युद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक करना है। अगला पॉइंट की बात कर ले तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्राज़ील के अमेजन फंड में $101 मिलियन से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है, जो दक्षिण अमेरिकी वर्षा वन में वनों की कटाई को रोकने का यह प्रयास करता है। अगला है संस्था यूएन इकोनॉमिक एंड स्पेशल कमीशन फॉर एशिया एंड द ट्रैफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी किया है और मई 2023 में यूएनईपी द्वारा टर्निंग ऑफ द टेप हाउ टू वर्ल्ड कैन इंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी किया है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में यह घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्य जीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा और इस कदम से ईदू मिसमी नामक जनजाति में अशांति उत्पन्न हो गई है क्योंकि उनका मानना है कि एक टाइगर रिजर्व वन उनकी पहुंच में ये बाधा बनेगा। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया है। और अगला पॉइंट की दोस्तों बात कर लेती है 9 अप्रैल को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम में जो असम में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो बात करें अगला पॉइंट की ये तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट दोस्तों बात कर ले तो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई देशों को शेरों को राज्य में बारिडा वन्य जीव अभयारण्य में हस्तांतरित करने की योजना बना रही है। और दोस्तों बात कर ले अगला पॉइंट की संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है और जिसका उद्देश्य ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है। अगला पॉइंट दोस्तों बात कर ले तो ये भारत में बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने की और $100 मिलियन की गारंटी की धनराशि के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया गया है और प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्लियों जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और
प्यूमा, जगुआर, चीता के संरक्षण के और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। अगला पॉइंट दोस्तों बात करते हैं, ये राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1% की ये कमी की 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दोस्तों बात कर ले तो ये अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य था कि आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को ये बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना, इसका ये प्रमुख पॉइंट था ये अमृत धरोहर योजना का। और दोस्तों बात कर ले मिष्टी योजना का, इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है और देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे को ये रोपे जाएंगे, इसका ये प्रमुख पॉइंट था। अगला पॉइंट तो दोस्तों बात करते कि केंद्र सरकार ने गुजरात के क्षेत्र गिर में एफआई शेरों के संरक्षण के लिए लायन 847 विजन फॉर अमृतकल योजना का अनावरण किया है। और दोस्तों बात करें 1972 में हुए स्टॉकहोम में सम्मेलन में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉक +50 का आयोजन किया गया है। और दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन 2022 में केनिया और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिम्बन में आयोजित किया गया है और यह सम्मेलन लिम्बन घोषणा पत्र के लिए साथ समाप्त किया जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ या लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को ये बढ़ावा देना है। और दोस्तों इसके अंतर्गत कम से कम 80% गाँव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और दोस्तों बात करें अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर 2022 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के दौरान हुए मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी किया है। और बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर अगला पॉइंट की, तो ये जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बन चुका है। इसको ध्यान रखिए कि जम्मू कश्मीर का है। अगला पॉइंट जनवरी 2023 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला पॉइंट तो दोस्तों बात करें तो यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थगंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है दोस्तों। और अगला पॉइंट पर बात कर ले तो ये जलज पहल जो है इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर को बढ़ावा करना और इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। अगला पॉइंट दोस्तों है प्राकृतिक खेती और पर्यटन संबंधी पोर्टल की जिस इम अवतार की, तो यह स्थानीय उत्पादकों को विपणन को बढ़ावा देना और पर्यटन को यह सुविधाजनक ये बनाना है। अगला पॉइंट दोस्तों बात कर ले ये भारत टैप की, तो ये जो पहल है ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के उद्देश्य से दोस्तों इसके अंतर्गत कम से कम बहाव वाले टैप और फिक्चर के उपयोग को ये बढ़ावा दिया जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों बात करती है जलदूत ऐप की, इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का इसका दोस्तों ये इसको द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य दोस्तों बात करें इसका प्रयोग से गाँव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। अगला दोस्तों देते हैं UNCCD के COP 15 का आयोजन कोटे की आइवर के आबिदजान में किया गया है और इसका थीम दोस्तों बात करें तो ये भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर इसका थीम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों देखते हैं कि वर्ष 2023 के चर्चित पुरस्कार के बारे में देखते हैं ये किसको ये क्या दिया गया है। तो दोस्तों बात करें तो ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की दोस्तों विजेता की बात करें तो ये जो है जर्जी गोमपोदिनोव जो बुल्गारिया का है दोस्तों ये इनको दिया गया है। और दोस्तों बात करते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के अनुसार से तो ये गीतांजलि श्री को जो दोस्तों ये भारत के इसको दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 2023 में किसको दिया गया है जॉर्जी को। और दोस्तों बात करें कीर्ति में दोस्तों इसका कीर्ति था टाइम सेटलर। अगर दोस्तों इसकी बात करती है
थॉम ऑफ द सैंड, इसका दोस्तों ये समाधि था। अनुवादक दोस्तों बात करती है एंजेला रोडेल था, और इसकी बात करें 2022 में तो ये डेजी रोकवेल था। अन्य तरह की दोस्तों बात करती है जॉर्जी गोम्पन दिनों अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक है। और दोस्तों 2022 के अनुसार से बात करती है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास है। और तो इसकी बात कर ले तो ये सरस्वती सम्मान 2022 में, और दोस्तों ये जो कौन सा ये 32वां था। और विजेता का दोस्तों बात करती है शिव शंकरी जो है तमिलनाडु की, यहाँ की लेखिका है। और दोस्तों 2021 की बात करें तो इसमें जो है राम दरस मिश्रा जो है ये मराठी उपन्यास है, इसको दोस्तों ये दिया गया। कीर्ति दोस्तों बात करती है सूर्यवंश में से कीर्ति था। और दोस्तों यहाँ जो है इसका 2021 के अनुसार बात करें तो ये मैं तो यहाँ हूँ, इसका दोस्तों ये 2021 के अनुसार से। अब दोस्तों बात करें तो ये व्यास सम्मान 2022 के अनुसार से जो दोस्तों ये 32वां संस्करण था। और दोस्तों इसकी विजेता को बात करती है ज्ञान चतुर्वेदी जो हिंदी लेखक है, इसको दोस्तों दिया गया। और इसका बात करें कि इसका कीर्ति का ये पागल खाना के लिए इसको दिया गया। और दोस्तों बात करें असगर जवाहत के दोस्तों ये महाबली इसको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों बात करें बिहारी पुरस्कार का, तो ये बिहारी पुरस्कार जो दोस्तों है ये जो है ये इसके विजेता दोस्तों ये माधव हाडा है। और दोस्तों इसके जो कीर्ति की बात करती है पचरंग चोल पहर सखी री, इसका दोस्तों ये संस्करण था। और दोस्तों बात करें बिहारी पुरस्कार 2021 में 31वां संस्करण का दोस्तों ये मधु कांकड़िया को दिया गया है। और दोस्तों ये किसके लिए दिया गया कीर्ति, तो यहाँ हम यहाँ थे इसकी कीर्ति है दोस्तों ये दिया गया। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात कर ले कि बुकर पुरस्कार 2022 के अनुसार से ये जो है सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के लेखक दोस्तों इसको ये दिया गया है। और उपन्यास दोस्तों था इसका द सेवन मून्स ऑफ द माली एलिमेंडा दोस्तों ये था। और बुकर पुरस्कार 2021 को दोस्तों बात करें तो बुकर पुरस्कार तो ये डेमन गलगूट जो दक्षिण में इसको दिया गया है। और दोस्तों उपन्यास की बात करें तो द प्रोमिस इसका उपन्यास था। और दोस्तों बात करें तो JCB साहित्य पुरस्कार 2022 के अनुसार से ये खालिद जावेद जो है ये उर्दू लेखक किसको दिया गया है। और दोस्तों पुस्तक की बात करें तो द पैराडाइज ऑफ फूड इसके लिए उसका ये पुस्तक लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दोस्तों है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए दोस्तों ये जो हिंदी में हिंदी भाषा के लिए इसको बद्री नारायण जो कविता संग्रह तुमरी के शब्द इसके लिए दिया गया। और मैथिली की दोस्तों बात करें मैथिली में इसकी ये अजीत आज़ाद जो है ये कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी दोस्तों इसको दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा की दोस्तों बात करें तो ये अनुराधा राव जो है उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड इसको दिया गया है। और दोस्तों बात करें उर्दू भाषा का तो ये अनीस अशफाक को दोस्तों ये दिया गया है जो उपन्यास ख्वाब फराज के लिए उसको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करती है 57वां वर्ष 2022 के लिए इसको दिया गया है। और कोंकणी उपन्यास दामोदर मोजो के लिए इसको दिया गया। और 256वां वर्ष 2021 के लिए बात करती है असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है। और दोस्तों अब बात करें राजा मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए ये AB के प्रसाद को दिया गया है। दोस्तों बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 से 22 के लिए ये सुदीप सेन और शोभना कुमार को दोस्तों ये संयुक्त रूप से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दोस्तों बात कर लें तो ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 की दोस्तों बात कर लें तो ये जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उसके दोस्तों अगर बात करें विभिन्न शांति पुरस्कार की ये गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर ये भारत में जो इसको दिया गया है। और 2020 के लिए दोस्तों बात करती है शेख मुजिर बुरहमान को जो बांग्लादेश के उसको दिया गया है। और दोस्तों बात करती है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया इराक अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों बात करते गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 के लिए ये जो है दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा दलाई लामा को दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा इसको पेश किया गया है। और इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये इंदिरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड एवं ट्रेड रिफेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की बात करें दोस्तों। अगला पॉइंट है
ये मुंबई में चर्चित रेलवे स्टेशन का नाम दोस्तों पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर दोस्तों ये रखा जाएगा। और तो अपन बात करती है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडियन पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया है। और आगे अगला पॉइंट की बात करती है राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया तथा उसका ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। केरल अगला पॉइंट की दोस्तों बात करें तो केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंकी कूड लॉन्च किया है। और केरल मैन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और तो अगला बात करें तो ये भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 में का आयोजन मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों बात करती है कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शीर्षक में एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसके तहत IIT में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान माउस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। अगला पॉइंट है नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट दोस्तों भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजार की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए MIIRA वैश्विक पहल को शुरू करने की योजना बनाई है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद रहेंगे। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। किसको? एकनाथ शिंदे को। अगला पॉइंट है भारत और सिंगापुर ने देशों के भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपये की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स-2 संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की है और 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया जाएगा। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा और जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला पॉइंट है ऑपरेशन AAG जो दोस्तों केरल पुलिस के द्वारा किया गया है। केरल विरोधी सामाजिक एवं गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को ये गिरफ्तार करना है। तो ये प्रमुख पॉइंट था। अगला पॉइंट है भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान द्वारा आयुर्वेद कॉलेज और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुबंधन क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों के संविधान बेंच में केंद्र सरकार ने नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अगला पॉइंट है चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 9 to 9 लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अगला पॉइंट है कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निर्फरित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपये की परिवेश की है। अगला पॉइंट है केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों को किताबों की स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। अगला पॉइंट है
भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानूनों और छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर अस्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ऑपरेशन के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। अगला पॉइंट है, उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ऑफ 2023 जीता है और जगह मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की ये पहल है। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिमेंट फ्रंट को आतंकवादी संगठित घोषित किया है। अगला पॉइंट, हाल ही में दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, और दोस्तों बात कर रहे थे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है और एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4000 रुपये की भुगतान किया जाएगा। अगला पॉइंट है, ये 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर यह रखा गया है। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए हैं। अगर अच्छे लगे तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।